हेलो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे इस सेशन में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी RAS और उसका मेंस का रिजल्ट आ चुका है। उसकी इंटरव्यू के बारे में लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा कि सर रिजल्ट आ गया, आप लोग गाइड करें और आप RAS ऑफिसर हैं, आपने फेस किए हैं बहुत सारे इंटरव्यूज। तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो शुरू किया गया। मुझे कहा गया कि सर आप थोड़ा सा इसमें पहल करें और युवाओं को उनका लक्ष्य मिले, ये उद्देश्य उनका होना चाहिए। आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के मेंस को क्वालिफाई किया, प्री को क्वालिफाई किया और उस स्टेज पर आ गए हैं जब आपको अपने करियर का वो लक्ष्य प्राप्त करना है। ओके, तो कुंवर बेचैन शायर ने कहा कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। कुंवर बेचैन कहते हैं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। तो आप एक जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं तो किसी का दुख दर्द कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं। आप में वो एलिजिबिलिटी आ जाती है, आप में वो पावर्स होती हैं, आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो गांधी जी के वो लोग जो अंतिम पायदान पर आज भी खड़े हुए। तो हम RAS के इंटरव्यू को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये इंटरव्यू साक्षात्कार होता क्या है, कैसे हम तैयारी करें, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया थैंक्स टू सम्यक। सम्यक ने बिल्कुल फ्री निःशुल्क ये साक्षात्कार की क्लासेज यहाँ पर आयोजित की और मैं मानता हूँ कि ये दिस इज़ थैंक्स टू सम्यक टीम। इन्होंने अच्छा एक इनिशिएटिव किया, युवाओं को एक अच्छा प्रेरणा मिले और उनको लक्ष्य तक वो पहुँच पाएँ, इस दिशा में अच्छी पहल। दोबारा पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ सम्यक टीम को। और आज हम उस डेस्टिनेशन की चर्चा करेंगे जो हर यूथ के मन में एक होता है। यहाँ से शुरू करके RPSC में प्रीलिम्स एग्जाम दिया, मेंस एग्जाम दिया और अब इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो डेस्टिनेशन आपका है SCM रीपा, जिसको OTS कहते हैं। हर युवा ये चाहता है कि वहाँ मैं पहुँचूँ और उस RAS की ट्रेनिंग करूँ, उसका प्रशिक्षण करूँ, जिसको एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन भी कहते हैं कि तब आपको कोई पद मिलेगा उससे पहले आप उसका रोल टेकिंग लेंगे, आप भूमिका ग्रहण करेंगे, सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें और सर्व करेंगे एज ए SDM, SDO, ACEM, BDO, तहसीलदार, बहुत सारे पदों पर आप लोग रहेंगे। इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की हम आपको सुगम रास्ता, एक सही रास्ता, वो हम लेकर के आपको मैं कोशिश करूंगा कि बताऊंगा। इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी टेस्ट, आप चूंकि रिटेन क्वालिफाई आपने कर लिया, प्री दिया, मेंस दिया, उसमें आप क्वालिफाई हो गए, अब आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करना है। RPSC बोर्ड ये चाहता है कि आप में कौन सी वो कुव्वत हो, कौन सी वो विशेषताएं हों कि आप फील्ड में जाएं, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें जो गुड गवर्नेंस है, जो सुशासन है, जो कोर डिलीवरी सिस्टम है, गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसके प्रोग्राम्स उस बिल्कुल पात्र व्यक्ति को मिले, इस दिशा में जो प्रयास है उसके लिए पूरा तंत्र काम करता है, पूरा प्रशासन तंत्र काम करता है, पूरी एक मशीनरी काम करती है और उसका लक्ष्य होता है सुशासन देना, गुड गवर्नेंस देना। आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या हो कि आप एक पूरे गवर्नमेंट का, पूरे गवर्नेंस का एक फेस हो और आप अच्छी गुड डिलीवरी सर्विसेज वहां दे पाएं। ये टेस्ट करने के लिए इंटरव्यू होता है। तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं वो, वाइवा वॉस भी कहते हैं इसको, इंटरव्यू भी कहते हैं। अब मैं बताऊंगा कि ये इंटरव्यू है क्या और क्या टेक्निक है। देखिए, इंटर एंड व्यू यानी अपने आप को देखिए, अपने अंदर देखिए और अपना स्वॉट एनालिसिस करिए। आप सब जानते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आप में क्या है, क्या आपकी मजबूती है, क्या स्ट्रेंथ है, आपको क्या आता है, उस बोर्ड को आप उस तरफ ले जाइए। और आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपको क्या नहीं आता, वहां अगर बोर्ड चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपका खुलासा हो जाएगा, आपको चीजें आती ही नहीं है। तो कोशिश करिए कि इंटरव्यू बोर्ड को उस तरफ ले जाइए, जानबूझ के उन शब्दों का प्रयोग करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि वहीं से वो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज द टेक्निक ऑफ इंटरव्यू। ओके, तो यहां स्वॉट एनालिसिस आपको करना है, आप में क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसका आप बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे, और ये थ्रेटिंग एरियाज, चुनौतियां, वहां उसको मत ले जाइए। और अगर ले जाइएगा तो आप उसकी तैयारी करिए, जो जो कमियां आप में हैं, तो आपने अपने आप का क्या करना है, आत्म अवलोकन करना है। सी योरसेल्फ विद इन यू कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, आपको क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आती। और ये बेसिकली जो मैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस इसका करूं
तो इट्स ए वर्बल स्टिमुलस एंड वर्बल रेस्पॉन्स। आप लोग इस सीट पर उधर बैठते हैं, इंटरव्यू बोर्ड इधर बैठता है, और इंटरव्यू बोर्ड बाली की शक्ति रखता है। मतलब आधे से ज़्यादा ताकत जो है वो इंटरव्यू बोर्ड के पास उसकी आ जाती है। तो जो कैंडिडेट है वो तो बेचारा वैसे ही पसीने आते हैं, घबराहट होती है, बाहर बैठे बैठे बहुत लंबी लंबी सांसें लेते हैं। ठीक है, आरएस के मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, दूसरी एग्जाम्स के भी दिए हैं, और एक बड़ी अजीब स्थिति होती है जब आप 10 से 15-20 मिनट जो इंटरव्यू दे रहा होता है अंदर, और उसके बाद में आप लाइनअप होते हैं, तो वहाँ आपको बैठा रहना पड़ता है स्टूल पर या कुर्सी पर। आपकी मनोदशा अच्छी नहीं होती। तो वहाँ आपको मजबूती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, विल पावर के साथ वहाँ डटे रहना है, पैसेंस रखना है, और अपने आप को, ये वर्बल स्टिमुलस है, आपसे मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको मौखिक जवाब देना है। अब इसमें साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहां जो इंटरव्यू जो टेक्निक है, बहुत सारी सोशल साइंसेज में एक टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन होती है इंटरव्यू शेड्यूल के साथ। वहां एक शब्द आता है, टर्मिनोलॉजी, रैपो फॉर्मेशन। तो रैपर्ड फॉर्मेशन जो है मतलब घनिष्ठ अंतःक्रियात्मक तारतम्य। आप जब वार्तालाप करते हैं, आप जब ओरल स्टिमुलस के साथ ओरल रेस्पॉन्स करते हैं, तो एक बहुत एक तारतम्य बनता है। अगर आपका इंटरव्यू बोर्ड के साथ तारतम्य बन गया तो फिर बहुत सक्सेसफुल इंटरव्यू होगा, और कहीं गैप रह गया तो फिर मतलब आपकी वेवलेंथ उस इंटरव्यू बोर्ड के साथ मिलनी चाहिए। दिस इज द जिस्ट ऑफ द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू इज एन आर्ट, इंटरव्यू इज ए टेक्निक। साक्षात्कार एक कला है, एक तकनीक भी है। तो बड़े अच्छे से आप जब शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे करें, कोई शब्द आपका ऐसा निकल गया और उस पर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो डोंट यूज दिस टाइप ऑफ द टर्मिनोलॉजीज जो आपको कुछ नहीं आती। इसलिए शुरू में मैंने कहा कि स्योट एनालिसिस कर लीजिए। तो यहां जो तारतम्य बनाना है आपको, जो रेपो फॉर्मेशन बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, एकदम मतलब कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं, और बिल्कुल आपको नैसर्गिक तरीके से इंटरव्यू बोर्ड के सामने पेश होना है। अब बोर्ड की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे? बोर्ड आपसे आखिर चाहता क्या है कि आप चूंकि आरएस ऑफिसर बन रहे हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप जाएंगे, तो आपसे अपेक्षाएं जो हैं वो ये कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, ऐसी हो कि आप गांव के हर व्यक्ति से, हर नागरिक से, गांव का शहर का कोई भी हो, उससे तारतम्य बैठा सकें, सरकार की शासन की बात को आप कन्वे कर सकें, उनकी स्कीम्स को, उसके प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकें, और उनकी बातों को सुन सकें। अगर आप अंग्रेज हैं, अंग्रेजी जानते और हिंदी नहीं जानते, मारवाड़ी नहीं जानते, तो बहुत मुश्किलात है। तो बहुत सहज भाषा में आपको बात करनी है इंटरव्यू बोर्ड के साथ, तो आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से ओवरऑल उसका परीक्षण वहां पर होता है। सेकंड, आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशंस के साथ, जो मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति के साथ किस तरह से आपको कॉप अप करना है, डील करना है, ये वो जज करते हैं, वो एसेस करते हैं कि इसको डील करना आता है कि नहीं है, ये अपनी बात को कन्वे कर पाता है कि नहीं कर पाता है, इसके पास एक्सप्रेशन एबिलिटी है कि नहीं है। आपने मेन एग्जाम में क्या था? मेन एग्जाम वाज द आर्ट ऑफ द एक्सपेंशन एंड आर्ट ऑफ द समराइजेशन। किसी चीज को 200 शब्दों में आपको लिखना है तो एक लाइन को 200 शब्दों में आप लिख दीजिए। किसी 200 शब्दों की, 1000 शब्दों की चीज को आपको 1 वर्ड में लिखना है, या 20 शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है, तो दिस इज द आर्ट ऑफ समराइजेशन। वो आपने कला सीख ली। लेकिन यहां पूरे प्रश्न का उत्तर आपको एक लाइन में देना है। आपसे पूछा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है इंटरव्यू में, तो आप थ्योरेटिकल की तरह ऐसे सोचेंगे, प्रस्तावना बनाएंगे, भूमिका बनाएंगे, तो नहीं चलेगा काम। बिल्कुल सीधा सपाट वह प्रक्रिया जो भौगोलिक सीमाओं से परे हमारे ज्ञान, श्रम, पूंजी, तकनीक, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति, इन सब का निर्बाध प्रभाव होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है। दिस इज वैश्वीकरण। अब उसके ज्यादा आप विशेषताएं ये वो कि एलपीजी हुआ, ये हुआ, सुधार हुए आर्थिक पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के, पहली पीढ़ी के, तो यह भूमिका नहीं चलेगी। सीधा एक कॉन्सेप्ट आपके होना चाहिए, प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस, फ्री फ्लो बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। भौगोलिक सीमाओं से परे हर चीज का प्रभाव हो रहा है, निर्बाध हो रहा है। इसलिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो इंटरव्यू के लिए है वो है एम्पैथी, ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। डैनियल गोलमेल ने यह कॉन्सेप्ट दिया, और गोलमैन ने कहा कि पुट योरसेल्फ इन अदर शूज, एंड दिस इज द वेरी मच क्वालिटी, शुड बी क्वालिटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को
की जगह अपने आप को रख करके देखें और फील करें कि उसकी जो समस्या है वो क्या दुख पा रहा है, उसमें उसको दिक्कत क्या है, उसको परेशानी क्या है, उसका दुख क्या है, उसका दर्द क्या है। ये तभी समझ सकते हैं जब यू पुट योरसेल्फ इन अदर शूज। अपने आप को, अपने पैर को उसकी जूती में रख करके देखिए। कहते हैं कि वो क्या जाने पीर पराई, जिसके पैर ना फटी विवाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैरों में विवाई नहीं फटी वो दर्द को कैसे महसूस करेगा। तो ये महसूस करने वाली बात है। तो यहाँ पर एम्पैथेटिकल जो एटीट्यूड है, जो इमोशनल क्योसेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अपॉन ए टाइम आईक्यू अच्छा माना जाता था, बिने साइमन ने दिया, लेकिन ये 1996-94 में गॉलमैन ने दिया, वर्किंग विद द ईक्यू, इमोशनल क्योसेंट, भावनात्मक बुद्धि लब्धि। यानी आप उसके साथ उसकी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझ पाएंगे तो फिर समाधान करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और आपकी लैंग्वेज जो है, आपकी भाषा जो है, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे से उनको कन्वे कर पाए, ये इंटरव्यू बोर्ड का कहीं ना कहीं आग्रह रहता है और उनकी अपेक्षा रहती है कि ऐसे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो जितने भी क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं जरूरी नहीं आपको आए, क्योंकि आपके ज्ञान का परीक्षण हो चुका है और ज्ञान तो अथाह भंडार है। और दिस इज द एज ऑफ द नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। नॉलेज इज पावर, बट द नॉलेज इज ओनली बिकम्स पावर व्हेन इट इज शेयर्ड। ज्ञान को बांटने से ही उसको शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप अपने साथियों के साथ, भाई बहनों के साथ, जूनियर सीनियर के साथ, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन जरूर करें। इंटरव्यू की तैयारी के दौरान अगर आप आइसोलेट रहे, इंट्रोवर्ट रहे तो बहुत मुश्किल है। एक्सपोज करें अपने आप को दूसरों के सामने एक्सपोज करें, ले जाएं, पूछें, उनको बताएं अपनी जो चीज़ें आपको आती हैं, उनको शेयर करें कि मेरी भाषा ठीक है कि नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस कितना है। प्रश्नों के उत्तर आए या नहीं आए, लेकिन जो भी आए उसको कॉन्फिडेंस के साथ बताएं। और जो नहीं आ रहा है गलत उत्तर देने की कोशिश नहीं करें। इंटरव्यू बोर्ड बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपसे ज़्यादा रैशनल हैं, आपसे ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं। ये आप बहुत अच्छे से समझ लें। और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रत्युत्पन्न मति, तुरंत जवाब देने की हाजिर जवाबी आपके पास होनी चाहिए। क्यों आपको डिसीजन वहाँ लेना है, इसलिए वहाँ आप दिमाग में दूसरी जगह ना सोचें कि मेरिट कितनी जाएगी, इसमें मेरे कितने नंबर आएंगे 100 में से, अगर मेरे 40 से कम आ गए तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, मुझे स्टेट सर्विस नहीं मिलेगी, मुझे सबॉर्डिनेट मिल जाएगी, मुझे वो भी नहीं मिलेगी। डोंट थिंक। वहाँ कई बार कई लोगों का दिमाग चलता रहता है, कुछ नहीं। आपको वहाँ अपने आप को प्रेजेंस रखना है, 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको देनी है। टू द पॉइंट आंसर आपको देना है। एग्जैक्टली जो पूछा जा रहा है उसको डाइवर्ट मत करो, बिल्कुल जो पूछ रहे हैं उसको हिट करो और रुक जाओ। लगातार बोलते भी नहीं रहना। अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज टेक ए पॉज। अब मैं बताता हूं कि डूज एंड डोंट्स, आपको इंटरव्यू में क्या करना है क्या नहीं करना है। बी नेचुरल, मैंने बता दिया आपको। ऑनेस्टली चीजें बताएं, बिल्कुल कोई आर्टिफिशियल कोई कहानी आपको सुनाने की जरूरत नहीं है। डोंट बी आर्टिफिशियल। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो पोलाइटली रिफ्यूज करें कि सर आई एम सॉरी, मुझे आता नहीं है, या आपको याद नहीं आ रहा है तो आई एम सॉरी सर, आई रिकॉल, आई डोंट रिकॉल, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, चीज़ें रिट्राइव नहीं हो रही हैं। गलत आंसर बिल्कुल नहीं दें और फैक्चुअल तो बिल्कुल नहीं दें। आपसे पूछा जाए IMR राजस्थान की क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, तो 50 है, 40 है सर, 60 है, ऐसा नहीं है। आपको आती है तो आप बता दें, नहीं आती सर सॉरी एग्जैक्ट मुझे रिकॉल नहीं हो रही है। शॉर्ट आंसर देने की कोशिश करें, टू द पॉइंट, पहले ही बता दिया। लंबे आंसर नहीं दें, प्रश्न को रिपीट नहीं करें, अपने आंसर को रिपीट नहीं करें। कई बच्चे, अभी सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू चल रहे थे, कुछ बच्चों ने मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने उनको पर्सनल गाइडेंस देने की कोशिश की। एक बालिका को बुलाया तो उसके साथ इंटरव्यू ले रहा, तो मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसको वो पहले रिपीट कर रही है। मैंने पूछा एक सिचुएशनल क्वेश्चन कि होली और ईद दोनों एक ही दिन है, एक ही दिवस पर दोनों का जुलूस वगैरह निकल रहा है, तो आपसे परमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, दिन एक ही है, तो कैसे आप डील करेंगे। तो वो प्रश्न का उत्तर देने से पहले करिए कि एक ही दिन होली है, एक ही दिन ईद है और मुझसे परमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, तो सर डोंट रिपीट द क्वेश्चन। और टू द पॉइंट आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सीधा आंसर देना है। कुछ चीजें और, कई लोग बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, बिल्कुल कि बताइए एनकाउंटर के बारे में आपका क्या ख्याल है, सर ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है और ये है वो है। अरे भाई, पुलिस वालों को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है क्या?
आपको क्या पता कि वो फेक एनकाउंटर है, आपको क्या पता कि वो रियल है या क्या है। जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा। ऑलवेज फॉलो द मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग। मर्टन, R.K. मर्टन सोशोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी दी है। तो मध्यम मार्ग अपनाइए हमेशा, डोंट बी एक्सट्रीम इन एनी केस, बिल्कुल बैलेंस चलिए, और हमेशा पॉजिटिविस्टिक एप्टीट्यूड, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ऑलवेज। कोरोना पॉजिटिव नहीं, माइंड पॉजिटिव। आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो व्यू पॉइंट है, आपका जो अप्रोच है, इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना चाहिए और बिल्कुल सकारात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी किसी चीज में नेगेटिविटी नहीं देखें, और ये नहीं कहें ओहो बहुत भ्रष्टाचार है, देश में बहुत जनसंख्या है, बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है, ओफो बहुत समस्याएं हैं, यहाँ तो सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं, वैधानिक समस्याएं, सर बहुत समस्याएं हैं। कभी आपको इस तरह का पर्सपेक्टिव रखना नहीं है। आप कहें यस यहाँ बेरोजगारी है, समस्याएं हैं, लेकिन उसका समाधान भी है सर, हम लोग कॉप अप करेंगे। हमारे कलाम साहब ने 2020 विजन दिया कि एक विकसित भारत का सपना देखा, अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में अचीव करने हैं 17 गोल्स, ऐसे ही हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम आगे बनाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक सशक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर हमारे पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ऑलवेज बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। हम विश्व के सबसे एक इकलौते देश हैं जिनके पास जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम 70% हमारी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है, यूथ है, 15 से 60 वर्ष के लोग हमारे पास हैं, विश्व के सबसे ज्यादा। और कब तक रहेंगे, बहुत लॉन्ग टर्म तक, 2052 तक, और उस समय तक चाइना जैसे देशों की स्थिति खराब हो जाएगी। वो उसमें चल रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में चल रहा था, और अब धीरे धीरे वहां डिक्लाइन हो रहा है। वहां बुजुर्गों की नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, हम बहुत आगे सस्टेन करने वाले हैं। तो ऑलवेज भी पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से और एकदम लवलेज ऊर्जा के साथ आपको इंटरव्यू में जाना है, बिल्कुल कहीं नहीं होना है। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र में कहते हैं कि जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरते हैं, ये उनका जो चरण रोप निर्भर होकर डरते हैं, और धर्मराज कर्मठ मनुज का पथ संन्यास नहीं है, और मानव जिस पर चलता है वो धरती आकाश नहीं है। उद्यम तो आपको करना पड़ेगा, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे सोमलाल द्विवेदी कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और असफलता एक चुनौती, ऐसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक स्टूडेंट का फोन आया कि सर मैं 2 बार दे चुका इंटरव्यू, तीसरी बार दे रहा हूँ, हताश हूँ, क्या करूँ, क्या इंप्रूवमेंट करूँ, क्या। तो मैंने उसको ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता सुनाई कि ऐसे करो, सुधारो, क्या कमी आपके इंटरव्यू में, क्या कमी रह गई, आपने क्या चीज नहीं बताई, एक्सपेक्टेशन जो है बोर्ड की उसको पूरा करने की कोशिश करें। और अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रिपेयर करनी है वो आप प्रिपेयर करें, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को ऐसा एबल बनाएं कि कोई चीज छूटे नहीं, एफिशिएंट, इफेक्टिव, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें। ये देखो कौन कौन सी चीजें, अपना जो बैकग्राउंड है, आपका जो एकेडमिक जो सब्जेक्ट रही है, जो प्रोफेशन रहा है, उस पर पकड़ होनी चाहिए। अब मैं उस बालिका से पूछ रहा था जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने आई, उनके पास सोशियोलॉजी था BA में। मैंने कहा बेटा सोशियोलॉजी क्या है, कुछ बता ही नहीं रही है। अरे सोशियोलॉजी समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है सर एक, दैट्स ऑल। फिर पूछा भाई समाज क्या है, तो भी नहीं पता पाई सही ढंग से। आप ज्यादा उलझो मत, समाज सीधा सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर पेज ने कहा था, सब लोग जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं सोशियोलॉजी के, तो सब बताना है। उसके पास पॉलिटिकल साइंस भी थी। मैंने कहा हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब वो कहने लगी सर मैकियावेली। मैंने कहा नो, अरस्तु, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड मैकियावेली इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज। तो आपको यहाँ चीजें, मोटी मोटी चीजें आपको समझ रखनी है अपने प्रोफेशन के बारे में। आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आप मान लीजिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, आप मान लीजिए लेक्चरर हैं, स्कूल में हैं, तो यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, योर जॉब। ओके, हॉबी आपकी अच्छे से तैयार कर लें, आप कुछ भी हो सकती है। इसके बारे में और डिटेल दूसरे वीडियोज में हम चर्चा करेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपकी होनी चाहिए, और आपको RPSC के बारे में पता होना चाहिए, कब स्थापित हुआ, RS का कैडर जो है, जितनी भी वैकेंसी निकली हैं, कितनी सर्विसेज के इसमें लोग हैं, SDM क्या होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट,
जिसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं, उसके क्या पावर्स हैं, सीआरपीसी में 107, 151 में कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, कैसे उसकी ट्रायल वो एसडीएम करता है, उसके कोर्ट में होता है, एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर है, सब डिविजनल ऑफिसर होता है, ये मजिस्ट्रेट होता है। ये जब ऑफिसर के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जब होता है उसके ब्लॉक का, उसके उपखंड का, तो एसडीओ कहलाता है, उपखंड अधिकारी कहलाता है। एसीएम क्या होता है, अब बहुत कम पोस्ट हैं, 50-60 पोस्ट राजस्थान में एसीएम की रही है, असिस्टेंट कलेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सहायक कलेक्टर और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में सबसे पहले आरएस की नियुक्ति इसी कैडर में की जाती है। सामान्यतया प्रोबेशन में एसीएम बनाया जाता है। फिर बहुत सारी पोस्ट हैं, बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आरटीएस यानी तहसीलदार बनाए जाते हैं, सीडीपीओ बनाए जाते हैं, और बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर होती हैं। आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए, कैडर की पूरी जानकारी। और 2 सर्विसेज, एक स्टेट सर्विस और एक सबऑर्डिनेट सर्विस, दोनों सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा कैडर है, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं, और कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे राजस्थान में, हमारे देश में हैं, उनका समाधान क्या है। आपके पास कुछ ना कुछ टिप्स होना चाहिए, कुछ सजेशंस होने चाहिए जो बोर्ड को आप बता सकें, कुछ सृजनशील, कुछ इनोवेटिव, कुछ नवाचार युक्त, ऐसे कुछ ना कुछ बताएं। और फिर करंट इश्यूज पर आप बिल्कुल अपडेट रहें। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे वीडियोज हम लेकर के आएंगे, कोशिश करेंगे। थैंक्स टू सम्यक जिन्होंने ये फ्री आरएस के इंटरव्यू की क्लासेज, उसका मार्गदर्शन का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया अगेन। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विवेकानंद कहते हैं कि उत्तिष्ठ है, जागृत है, प्रापरानी बोधत है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। तो आपको आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और देखिए, परेशानी तो है, अभी विवाद भी हुआ है कि रिजल्ट को रिवाइज करें, 1.5 गुना ही पास हुआ है, और जो लोग पास हो गए उनका सिलेक्शन तो लगभग तय है। इसलिए कॉन्फिडेंस रहें, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ओके, गुड लक। एंड सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो, और किसी के लिए राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। गुड लक, थैंक यू।